प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि अभी वसंत ऋतु का सब जा रहे हैं, तो हम लोग कफ रोग, कफ से उत्पन्न जितने भी व्याधियां हैं उस पे एक रिव्यू देखेंगे कि क्या हमें सोचना चाहिए। कफ दोष के मतलब कफ रोग जो रहते हैं उसमें हमें क्या चिकित्सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग भी भारत की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, आप लोग को तो बहुत अच्छा से मालूम होगा, क्योंकि आप लोग पेशेंट ट्रीट भी करते हैं और फिर एनालिसिस भी करते हैं और चिंतन मनन सब करते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने अनुभव जरूर इस विषय पे बताइएगा। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और हम लोग जो विषय पे बात करेंगे ये बहुत ही जरूरी है और यह सभी लोगों को काम आने वाला है, क्योंकि मैं एकदम छोटी छोटी बातें बताऊंगा आप लोगों को। तो अगर हम लोग कफ रोग के बारे में देखते हैं तो कफ के ना जो नानात्मक विकार हैं, हम लोग वायु 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 हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन कफ के जो नानात्मक विकार हैं वो 20 टाइप्स के बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो हम नानात्मक कफ के विकारों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें बताया है कि कफस्य विंशति प्रोक्ता रोगास्तंद्राति निद्रता गौरव मुख माधुर्यम मुख लेप प्रसेकता श्वेतावलोकनम श्वेत विटकत्वम श्वेत मूत्रता श्वेतांग वर्णता शैत्य उष्णम इच्छा तिक्त कामिता मलाधिक्यम च शुक्रस्य बाहुल्यम बहुमूत्रता आलस्यम मंद बुद्धित्वम तृप्ति घर घर वाक्यता अचैतन्यम च गदिता विंशति विंशति श्लेष्मजा गदाहा। मतलब इन्होंने ऐसा बोला है कि कफ के वजह से कफ अगर विकृत हो जाता है, और ये नानात्मज न आत्मज, मतलब अपना निज दोष से नहीं है, यह कफ की विकृति से होने वाले जो रोग हैं वह 20 टाइप्स के बताए हैं। तो मैं एक एक व्याधि बताऊंगा और उसमें हम लोग को क्या चिकित्सा देना चाहिए। ऐसा आप लोगों ने ट्रीटमेंट तो नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने चरक संहिता में पढ़ा है कि वात के 80 टाइप है, पित्त के 40 टाइप है, कफ के 20 टाइप है, लेकिन चिकित्सा इतना विस्तार से नहीं बताया है। और जो मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ यह आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, ये नहीं कि मैं आज ही दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो इससे आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी के प्रैक्टिस को बढ़ाने वाला है। कफ के रोग मैं एक एक व्याधि पढ़ूंगा और उसकी चिकित्सा बताऊंगा। पहला है तंद्रा। तंद्रा में ऐसा बता रहे हैं कि कफ का योग अधिक हो जाता है तो आंखों को ऐसे एक मिनट म्यूट करिए रश्मि गुप्ता मैम, आपका इको कर रहा है पता नहीं क्यों आजकल। एक मिनट मुझे म्यूट करने दीजिए पहले सभी को, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होता है। तो तंद्रा जो है ना उसमें आंखों का जो आंखों की पलकें रहती है ना, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे रहता है कि आंखें बंद होती है, और ड्राउजीनेस जिसको हम बोलते हैं, तो ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है, ये कफ दोष की विकृति की वजह से हो जाता है। अब ये तंद्रा जो है जहां पे ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें शुंठी मरीच लवंग दालचीनी मनशिला ये में से एक ऑप्शन ले लीजिए, और एक पदार्थ लेके पानी में बॉईल करके या पानी में घिस के और दिन में 2 से 3 बार आंखों में अंजन करना है। तो इससे कफ जन्य जितना भी विकार है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सन्निपात ज्वर भी कफ जनित अगर ज्यादा है प्रीडोमिनेंस से, वह भी ठीक हो जाता है। और दूसरा तंद्रा हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ सारी चीजें। शुंठ को पानी में थोड़ा सा घोल के अंजन की तरह लगा दीजिए, मरीच को लगा दीजिए, थोड़ा सा लगाना है, लवंग दालचीनी मनशिला, इनमें से एक भी चीज को पानी में लेके और पत्थर पे जैसे चंदन को घिसते हैं वैसे थोड़ा सा घिस के आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर, आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, पलकों के ऊपर लगा देना है। इससे आंखों के पलकों में ऑब्जर्व होगा, अंदर बिल्कुल नहीं, स्क्लेरा में नहीं जाना चाहिए, अंदर बाह्य जो है पलके वहां पे लगा देना है। और ये दिन में 3 बार लगाना है। इससे तंद्रा जो है, तंद्रा का प्रॉब्लम जो है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा है व्याधि, एक पहला व्याधि हो गया तंद्रा, दूसरा व्याधि है अति निद्रता, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। यह भी कफ के प्रकोप से होता है और ये नानात्मक व्याधि बताया है। कुछ लोगों को बहुत नींद आने की बीमारी रहती है, वो लोग चलते चलते बैठे बैठे भी सो जाते हैं, उनका रात को भी नींद होता है दिन में भी होता है, वो सोते ही रहते हैं, ये अति निद्रता। तो इसमें क्या होता है कि कफ के योग से नींद बहुत ज्यादा आती है, तो हमें समझना चाहिए कि कफ दोष की दृष्टि हो गई है। तो क्या करना है कि मस्तक पर, मतलब आगे फोरहेड पर और पूरे मस्तक पर दालचीनी सिद्ध तेल जो रहता है, मतलब तेल तिल तेल लीजिए नारियल तेल लीजिए, उसमें दालचीनी डाल के और सिद्ध कर दीजिए।
और फिर वो तेल से पूरा मसाज करना है और थोड़ा कोष्ण जल पीना है। तो इससे पूरी तरह से अति निद्रता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठंडा पदार्थ जो है वो वर्ज्य करना है, एक्सरसाइज करना है और सूर्य नमस्कार करना है। तो ये कफ का पूरी तरह से प्रकोप जो है नष्ट हो जाता है। यह बताया मैंने दूसरा व्याधि जिसको अति निद्रता बोला है। अभी आप लोग देखिए, सिंपल सिंपल चीजें हैं जो बहुत काम आने वाली है, और आप लोग आसपास भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। लेक्चर होने के बाद आज या कल आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा जो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग नानात्मक व्याधियां पढ़ते हैं, लेकिन उसकी चिकित्सा कहीं पर भी पढ़ाया नहीं गया है, कोई ग्रंथों में नहीं बताया। लेकिन ये जो ग्रंथ है जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा बुक है और यह सभी लोगों को काम आने वाला है। तीसरा है गौरव, जिसमें पूरा बॉडी में गुरुता महसूस होती है, ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी अकड़ गया है, जड़ हो गया है। तो उसमें क्या करना है कि ये भी कफ के विकृति की वजह से कफ दोष विकृत हो जाता है, तो जड़ता बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व और आप तत्व यह विकृत रूप से कफ दोष को बढ़ा के पूरे बॉडी में गुरुता ला देते हैं, जड़ता ला देते हैं। इसमें क्या करना है कि पूरे बॉडी में अंग में मर्दन करना है। पूरा बॉडी में कोई तेल से पूरा मर्दन, जैसे सरसों का तेल हो गया, अभ्यंग तेल हो गया, कोई भी तेल जो आपके लिए अच्छा है वह मर्दन करना है। और उठक बैठक करना है, जैसे पहलवान लोग करते हैं, उठक बैठक करना है। फिर सूर्य नमस्कार करना है, और कफ नाशक जितनी विधियां हैं वह सब करना है, और गर्म पानी पीना है। इससे अंग की गुरुता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये 3 व्याधि हो गया। चौथा व्याधि है मुख माधुर्यता। जिन लोगों को मुंह में हमेशा ऐसा लगता है कि मुंह मीठा है, जिस तरह से कफ बढ़ जाता है ना, तो ऐसा फील होता है कि मुंह में गुड़ 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 की तरह बहुत ज्यादा मीठापन आ गया है। तो उसमें क्या करना है कि अक्कल काढ़ा नाम का जो वनस्पति है उसका चूर्ण करना है, बहुत पीस के, और जीभ में लगाना है और मुंह में अंदर की तरफ लगाना है, जिसको हम प्रतिसारण बोलते हैं। तो वह पूरी तरह से जीभ पे और ऊपर तालू में सब जगह लगाना है। अक्कल काढ़ा करके जो वनस्पति है, पीस कर पाउडर की तरह बना के। फिर दूसरा क्या करना है कि अदरक और सेंधा नमक ऐसे मिक्स करके, अदरक को ऐसे घिस के पूरा, और फिर क्या करना है कि जो ये मुंह में सब जगह लगाना है, अदरक और सेंधा नमक। फिर उसके बाद में जो कचरा जो रेसिड्यू जमा होता है, अदरक को किस के पूरा हमने किया, तो वह क्या करना है कि वो मुंह में भर के रखने के लिए बोला है। तो इससे मुख माधुर्यता जो है, कफ का उपलेप है। हम लोग आमावस्था में तो देखते हैं कि जीभ पे कोटिंग रहती है, लेकिन आमावस्था के अतिरिक्त कफ का भी कोटिंग रहता है बहुत ज्यादा मुंह के अंदर, वह भी, और जिसमें मुंह में ऐसा लगता है कि मुख माधुर्यता है। तो ये पूरी तरह से अदरक और सिंधा नमक को लगाने से फायदा होता है, या अक्कर कारा का मैंने बताया। और भी जो कफ नाशक उपाय हैं, जैसे कि व्यायाम करना है, उद्वर्तन करना है, फिर गर्म पानी से स्नान करना है, गर्म पानी पीना है, वह सब करने से मुख माधुर्यता ठीक हो जाता है। पांचवा टाइप है कि मुख लेप, मतलब जिनका मुंह जो है ना बहुत ज्यादा चिपचिपा चिपचिपा अंदर, माउथ के अंदर लगता है, और ऐसा लगता है बुलबुली पना है, बहुत ज्यादा चिपका चिपका पना है। तो क्या करना है कि तुरटी, मालूम है होगा आप लोगों को, ब्लू वेट्रियोल, तुरटी लेना है और उसको कूट के पीस के और मुंह में रखना है, और या फिर लगा देना है सब जगह। तो इससे क्या होता है, और उसके बाद में थोड़ा सा लवंग लेना है। इससे पूरी तरह से मुख लेप जो है, मुंह में अंदर कफ जमा है, वह ठीक हो जाता है। या फिर सेंधा नमक लेना है, एक चुटकी सेंधा नमक को शहद में डाल के और मिक्स करके और मुंह में, जीभ में सब जगह लगाना है। ये लगा के थोड़ा देर रुकना है, 5-10 मिनट रुकना है। फिर उसके बाद में क्या करना है कि गर्म पानी से मुंह को ऐसे कुल्ला करके सारा कचरा निकाल देना है। ऐसा जब करते हैं तो मुख लेप जो रहता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये हो गया पांचवा व्याधि। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये आप लोग को पीडीएफ मिलेगा ना, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा कि अरे हम लोग कितना सिंपली ये ठीक करते हैं। इसका एप्लीकेशन आप सारे पेशेंट्स को कर सकते हैं। और ये जो भी मैं दे रहा हूँ, ये पीडीएफ बना के इसका एक तरह से आप पूरा अच्छे फाइल में रखिए, जो कभी ना कभी आप लोग पढ़ेंगे फ्री टाइम में, तो आप लोग को ये काम आएगा। ठीक है, आगे हम लोग दे दें, यार लैपटॉप में आप सेव करके रखिए, जब भी आपको फ्री टाइम लगे, क्योंकि आप लोग के पास इतनी सारी किताबें नहीं है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जो मैं सबको तो दे नहीं सकता हूँ। तो आप लोग मेरा लेक्चर सुनिए और पीडीएफ को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। फिर है छठवां नंबर का प्रसेकता। मुंह में बहुत ज्यादा लार निकलते रहता है, प्रसेक, थुकथुकीपना और लार गिरते रहता है। और कोई कोई बीमारियों में भी होता है, जैसे ड्रूलिंग ऑफ
माउथ, ऐसे जो बोलते हैं कि लार टपक रहा है, वो व्याधि होता है, सेरेब्रल पाल्सी में बच्चों को होता है। लेकिन यहाँ पे कफ का प्रसेक बहुत ज्यादा है जिसमें बहुत ज्यादा लार गिर रहा है। तो ऐसे में क्या करना है कि तुरटी जो होता है, जो तुरटी की लाही रहती है उसको पीस के मुंह में रखना है, या अक्कल गारा का चूर्ण को जीभ पे लगा देना है। इससे पूरी तरह से जो लार बह रहा है वो सलाइवा वो ठीक हो जाता है। और कफ नाशक उपचार करना है, गर्म पानी पीना है। और अगर हम लोग वमन करा दे तो ये प्रसेक का प्रॉब्लम है, अगर वमन कराना है तो आप मदन फल के क्वाथ का या फांड का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग मतलब अलग अलग कफ नाशक जितने भी दवाइयां जैसे कि त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं, व्योश का प्रयोग कर सकते हैं, पंचकोल का प्रयोग कर सकते हैं। एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जिन लोगों को बात करना है वो बात कर सकते हैं। तुरटी किसको बोलते हैं, आप लोग को क्या लगता है तुरटी किसको बोलते हैं? कंचन मैम आप बताइए, तुरटी किसको बोलते हैं? कंचन मैम, फिटकरी सर, फिटकरी। फिटकरी को तुरटी बोलते हैं, ठीक है। वो मेरे से बोलने में गड़बड़ हो सर गया। हाँ हाँ, बोलिए। छोटी इलायची को भी बोलते हैं त्रुटि। ये नहीं नहीं, फिटकरी। तुरटी, मराठी का तुरटी, ये फिटकरी। फिटकरी यानी तुरटी सर, मराठी में। हाँ हाँ बराबर। कमी होती है छठी। हाँ तो ये तुरटी का जो ना ऐसे पीस के मुंह में लगा दिया ना, तो जैसे हम पानी को शुद्ध करने के लिए तुरटी का प्रयोग करते हैं, वैसे तुरटी का जो ये पाउडर रहता है ना, वो मुंह में लगाने से कफ का पूरी तरह से वो साफ कर देता है, शुद्धि कर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं मोरचूद नहीं बोल रहा हूँ, ये तुरटी बोल रहा हूँ मैं, सस्यक नहीं बोल रहा हूँ, तुरटी जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, कांक्षी बोलते हैं, उसका प्रयोग करना है। फिर है कि श्वेतावलोकन, कफ का प्रकोप हो गया तो सारी चीजें सफेद सफेद दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि आंखों में भी उसका प्रकोप हो गया है। तो क्या करना है कि शुंठी और दालचीनी गर्म पानी में डालना है और उसको मिक्स करना है। और उसके बाद अगर आंखों में ऐसा, आंखों की वजह से सब चीज सफेद दिख रहा है, ऐसा बहुत सारे पेशेंट भी ऐसे होने चाहिए, ऑब्जर्व करने वाले, या हमें भी पता चलना चाहिए कि कफ का प्रकोप से ऐसा हो रहा है कि सारी चीजें सफेद सफेद जैसे दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या करना है, शुंठी और दालचीनी गर्म पानी में मिक्स करके, फिर उसके बाद में वह आंखों के जो ऊपर आईब्रोज हैं, मतलब आंखों के पलके हैं, आईब्रोज नहीं, आंखों के पलके हैं उसके ऊपर और मस्तक पे लेप लगाना है। थोड़ा सा ही पानी डालना है और ऐसे गाढ़ा लेप लगा के शुंठी और दालचीनी का आंख के ऊपर पूरा मस्तक पे, फोरहेड पे लगाना है। और उसके बाद में आंखों के ऊपर नीचे सब जगह लगा देना है। तो इससे, और फिर वमन और विरेचन भी कराना है। तो श्वेतावलोचन जो है ना, वो कफ निकलने की वजह से, विरेचन से या वमन से, जैसे कफ निकल जाए ऐसे करने से, और कफ नाशक और भी विधियां करने से श्वेतावलोकन, जो सफेद चीज सब चीज दिखाई दे रहा है, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी मल जो है वो सफेद आने लगता है। अब ये मल सफेद जो है वो स्त्रोतोजन्य जो कामला होता है, रुतपत कामला, उसमें भी तिल पिष्ट ऐसा बोला है। लेकिन कभी कभी कफ दोष बढ़ने की वजह से भी श्वेत विटकत्व ऐसा सिम्टम आ जाता है, और कफ ज्यादा बढ़ जाता है, म्यूकस भी बहुत ज्यादा आता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखा होगा कि सफेद सफेद आ रहे हैं, म्यूकस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब ये हर बार अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा ऐसा नहीं, कफ बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें हम लोग रेचक औषधि देके पेट साफ कर देते हैं, मल को निकाल देते हैं। और कफ नाशक जितने भी द्रव्य हैं जो कटु रसात्मक रहती हैं, जैसे कि पंचकोल है, त्रिकटु है, शुंठी है, और भी बहुत सारी द्रव्य, बहुत सारे कफ नाशक द्रव्य, वो उस सबका प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी मूत्र जो होता है वो कुछ ज्यादा ही सफेद होने लगता है, तो श्वेत मूत्रता ये भी एक व्याधि बताया है, नानात्मज व्याधि में। तो इसमें हमें क्या करना है कि शुंठी 6 मासा और बेहड़ा विभितक जो है वो 1 तोला, इसका काढ़ा बन करके, और इसको मधु डाल के काढ़ा बना के अष्टमांश करके 1/8 करके शहद डाल के सुबह सुबह पीना चाहिए। हाँ, नमकीन मुंह लगे तो वो तो पित्त का व्याधि है ना मैम, वो लवणास्यता जो है वो पित्त का है। यहाँ पे मुख माधुर्यता के बारे में ज्यादा बता रहे हैं। अभी तिक्तास्यता जो रहता है, कड़वा मुंह का, वो अभी, और जब नमकीन मुंह लग रहा है या तिक्तास्यता लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे गंडूश और कवल धारण करने को बोलते हैं। तो कौन से द्रव्य हैं वो मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए हम बाद में बताएंगे। अभी पहले मेरा ये रिदम से होने दीजिए, फिर हम बाद में आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो श्वेत मूत्रता अगर हो रही है तो शुंठी 6 मासा, बेहड़ा 1 तोला, इसका काढ़ा बना के अष्टमांश करके और फिर मधु डाल के सुबह सुबह पीना है। और इससे फिर क्या होगा कि पूरी तरह से कफ नष्ट हो जाए, और जो भी और कफ के व्याधि हैं वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, कफ नाशक उपचार से ठीक हो जाता है।
कभी कभी क्या होता है कि पूरा शरीर का वर्ण सफेद हो जाता है, श्वेतांग वर्ण ऐसा हो जाता है, जो कफ की विकृति की वजह से होता है। तो उसमें क्या करना है कि पिपली का जो चूर्ण है, पिपली शुंठ मरीच पिपली वाला, पिपली लेना है और उसका चूर्ण को शहद के साथ चाटन करना है, या अदरक का रस को मधु के साथ मिक्स करके चाटन करना है, तो श्वेतांग वर्णता जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। भेक वर्णता अलग है, वो पांडु रोग रहता है। ये श्वेतांग वर्णता ये कफ की वजह से होता है। इसी तरह से उष्ण इच्छा हो रही है बार बार कि हम कुछ तो गर्म खाएं, कफ ज्यादा बढ़ने की वजह से गर्म पानी गर्म चीजों की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो पहले रेचन करके विरेचन देके वमन देके फिर कफ नाशक उपाय जैसे कि कोष्ण जल, गर्म सूप और तीखा कुछ यूष ऐसे कुछ दे सकते हैं, जो उष्ण इच्छा को ठीक कर देता है। मतलब वो हमें वैसी ही चीज मिल जाती है, क्योंकि बॉडी में कोई चीज बढ़ गया है ना तो विपरीत गुण इच्छा ऐसा होता है, मतलब उल्टा जो विपरीत चीज है वो उस खाने की इच्छा होती है बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से कफ का कफ ज्यादा बढ़ जाता है ना तो कोई भी जो ये बोलते हैं कि तिक्त चीजें खाने का मन नहीं करता है, तो उसमें मतलब हर चीज कड़वा कड़वा ऐसा फील होने लगता है। अगर हमने मिठाई दिया तो भी ऐसा कुछ तो अजीब अजीब कफ के कोटिंग की वजह से वो तिक्त लगेगा। तो इसमें अरुचि के जितने भी उपचार है वह करना है, कफ नाशक उपचार करना है। इसके बाद में मलाधिक्य, अगर शरीर में मल ज्यादा बन रहा है पूरी बॉडी में कफ के वजह से, तो इसमें रेचन देना है, मल साफ करना है और कफ नाशक उपाय करना है। अगर कफ बहुत ज्यादा जमा हो गया और शुक्र धातु का संचय हो गया बहुत ज्यादा, तब उसमें ऐसा बोला है कि स्त्री संयोग करना है। अभी मेदस्वी लोग जो रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं, उसमें ट्रीटमेंट के रूप में बोला है कि मैथुन करना है। शुक्र बाहुल्यता अगर बहुत ज्यादा, और उसमें बोला है कि जो मोटे लोग रहते हैं उसमें जवोपरोध होता है, वो मतलब मैथुन में असामर्थ्यता रहती है, इसलिए चिकित्सा के रूप में यहाँ पर स्त्री संयोग मैथुन बताया, और बाकी कफनाशक उपाय जैसे कि उद्वर्तन बताया है और पंचकोल का त्रिकटु का प्रयोग बताया है, और भी बाकी आप लोग बताने वाले हैं। जो कफनाशक तेल है उसका अभ्यंग वगैरह ये सब करने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर बहुमूत्रता हो रही है, बहुत ज्यादा यूरिन जाने का हेलो। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ सर का शायद नेटवर्क का इश्यू है। हाँ आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ एकदम कट हो गई। हेलो। हाँ मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम ये 14 नंबर का क्या बताया सर ने, कौन सा बताया कफ रोग, कोई बताएंगे मुझे? हाँ मैं थोड़ा सा बिजी थी ना पेशेंट में, मैं भी नहीं सुन पाई हूँ। पंचन मैम कोई बताएगा मुझे? आशा मैम। या मेरा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं पूरा ही आवाज चला जा रहा है, मुझे लगा मेरी साइड की प्रॉब्लम है क्या। 14 नंबर का कुछ तो भी दूसरा ही छूट गया मेरा। आप उसकी शुरुआत बताइए मैम। सब जगह नहीं सुनाई दे जी सर का आवाज। अच्छा, और ना उनको भेज दीजिए ना, बहुमूत्र के बाद अनुपम आवाज जी को चली गई भेजिए, थी। छुट्टी करिए जल्दी, बहुमूत्र के उनको बाद आवाज बाजार में चली 30 गई। मिनट लगेगा। मलाधिक्य के बाद का जो था ना वो छूट गया मेरा। वही बहुमूत्रता का बता रहे थे सर, उसके बाद फिर चला गया सर की आवाज। यस। टॉपिक का नाम बोला था उस समय एज बहुमूत्र। आपकी कितनी थी? 25 समथिंग। मैरिज का ही टाइम था ना, 24 साल। असली में मेरा यहाँ लाइट चला गया, पूरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, पूरा तेज बारिश हो रही है ना, इसीलिए मैं उस समय कुछ आपने मेडिसिन लिया था या प्रणाम ऐसे सर। शॉर्ट? सर आपका बहुमूत्र आपने क्या जब बोला था medicine? उसके बाद आवाज चली गई थी। अच्छा अच्छा, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुमूत्रता कंप्लीट हो गया था कि शुरू हुआ था? शुरू हुआ था सर। बोला था, सिर्फ बोला था, वर्ड बोला था बहुमूत्र। तो अच्छा अच्छा, यहाँ पे बारिश हो रही है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए वो हमारे यहाँ चला। भी हो रही है सर तेज बारिश। हाँ, इसलिए अभी नेटवर्क का स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम, लाइट चला गया, मोबाइल से जुड़ा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सुनिए, फिर बाद में हम तो डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2-3 महीने बाद प्रेगनेंसी हुई। अभी मनीषा मैम थोड़ा रुक जाइए, फिर बात हाँ। करेंगे।
तो उसमें उस समय आप डिप्रेशन में ही चल रहे थे, निकले कहाँ सर थे? मैम ना किसी पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है, शायद उनको मैम, पता नहीं, उनका मैम, म्यूट आप हो गया, होस्ट है, मुझे होस्ट अनम्यूट बनाइए। हो म्यूट गया। कर दो सर, म्यूट कर दो। म्यूट कर दो सर उनको। शशि तिवारी मैम, आप होस्ट हैं यहाँ पर। शशि तिवारी मैम शायद खाना बना रही है, भूल गई। मैं कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, होस्ट बना रही हूँ। ठीक है। तो बहुमूत्रता अगर हो रहा है, सॉरी, कोई बात नहीं। अगर बहुमूत्रता हो रहा है, बार बार यूरिन जाने को हो रहा है और बार बार ऐसे अर्जेंसी हो रहा है यूरिन का, बहुमूत्रता हो रहा है, तो क्या करना है कि पाइनएप्पल के टुकड़े लेने और उसमें पिपली का चूर्ण डाल के और उसको सेवन करना है। तो उससे पूरी तरह से बहुमूत्रता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और यह बहुमूत्रता ज्यादातर मधुमेह में, जब डायबिटीज मिलेटस होता है तब ये होता है। और वो मधुमेह और ये प्रमेह, ये सब कफ की व्याधि है, कफ से ही शुरू होती हैं। तो कफ को बैलेंस करना है तो हमें व्याधि प्रतिनिक भी दवाई देना है और कफ नाशक भी दवाइयां देनी है। इसी तरह से जिनको कफ दोष ज्यादा बढ़ गया है और आलस्यता आ रही है बहुत ज्यादा, मतलब उनको लेजीनेस फील हो रहा है, तो उनको एक्सरसाइज करने को बोलना है। उष्ण तेल जो रहते हैं उसे अभ्यंग कराने को बोलना है, गर्म पानी से स्नान कराने को बोलना है। ऐसे बहुत सारे कफ नाशक उपाय हैं, वह करने के लिए बोला है। इसी तरह से मंद बुद्धित्व, अगर मंद बुद्धिता है, मतलब इंसान बहुत स्लो है हर चीज में, सोचने समझने सब चीज में, तो ये मंद बुद्धित्व जो है यह कफ के आवरण की वजह से होता है। हम बोलते हैं ना कि दिमाग में क्या भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, तो ये मंद बुद्धित्व जो रहता है, तो उसमें हम लोग मेध्य द्रव्य और थोड़ा तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्य, जैसे ब्राह्मी का रस, और वो क्या रहेगा, मेध्य द्रव्य है तो ब्राह्मी का स्वरस निकाल के ब्राह्मी का चूर्ण लेके आके काढ़ा बना के सुबह शाम, सुबह खासकर पिलाया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वचा का चूर्ण जो है वो कटु कटु उष्ण रहता है और मेध्य भी है, संज्ञा स्थापन गण में भी है। तो वचा का चूर्ण को मधु के साथ सेवन करने से मंद बुद्धित्व पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से चित्र का चूर्ण जो रहता है वो शहद के साथ सेवन करना है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो तोंडली होता है, तोंडली को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तोरई बोलते हैं ना, तोंडली को क्या बोलते हैं कंचन मैम? मैं ऐसे पहचान रहा हूँ लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं तोंडली को? किसको? तोंडली को क्या बोलते हैं मराठी में? जो मराठी में तो तिंडा बोलते हैं क्या सर? तिंडा बोलते हैं शायद कुंदरू हिंदी में। बोलते हैं सर, कुंदरू। कुंदरू को तोंडली बोलते हैं ना? हाँ, हाँ, कुंदरू। कुंदरू को बोलते हैं। हाँ हाँ, हिंदी का मेरे नहीं को मालूम है, कंफर्म करा था। तो जो कुंदरू जो रहता है तोंडली, उसको पूरी तरह से बंद करना है, वो मंद बुद्धित्व को लाता है। आयुर्वेद में कुंदरू को मना किया है, उसको नहीं खाना है क्योंकि वो बुद्धि का हरण करने वाले सब्जी होता है। इसी तरह से जो पान में जो कत्था और सुपारी डाल के जो सेवन किया जाता है वो भी बुद्धि को मंद करता है, उसका भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तांबुल भक्षण है आयुर्वेद में, लेकिन जो सुपारी डाल के और कत्था वगैरह डाल के मसाले डाल के जो बनाए जाते हैं पान, वो मंद बुद्धित्व लाता है, इसलिए उसको खाने के लिए वर्ज्य किया गया है। इसी तरह से सर, अगर हाँ भट्टे बोलिए को सर। भी मना किया ना सर, भट्टे को भी मना किया ना, ब्रिंजल। नहीं ब्रिंजल, इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा ब्रिंजल को तो मंद बुद्धित्व नहीं बोला है ऐसा। अच्छा जी ठीक। अगर सर वो हाँ बोलिए। गवार की सब्जी को भी नहीं बोलते हैं ना, वो प्रेगनेंसी में खाने के लिए, तो मंदबुद्धि होती है। हाँ हाँ, वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे गवार की सब्जी को मना हाँ। करते हैं जी। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं पेट भरा भरा है, जिसको तृप्ति हो रही है, मतलब कुछ भी खा लिया तो थोड़ा भी खा लिया तो तृप्ति होती है, तो उसमें अजीर्ण रोग की जो चिकित्सा है, दीपन पाचन अग्नि प्रदीप्त करने वाली दवाइयों को देना है। इसी तरह से घर घर वाक्यता, मतलब गले में कुछ तो अटका हुआ है ऐसा फील हो रहा है बोलते टाइम घर घर हो रहा है, तो क्या करना है कि दूध को गर्म कर देना है और थोड़ा सा काली मिर्च डालना है, सर काली एक मिर्च बार डालना रिपीट है, कर दीजिए, सर शुंठी रिपीट कर डालना है। दीजिए। हाँ ठीक है, राजेंद्र सिंह जी थोड़ा म्यूट रखिए सर प्लीज। अगर किसी को घर घर वाक्य हो रहा है, घर घर बोलते टाइम बहुत ऐसा आवाज घर घर हो रहा है, तो दूध को गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या करना है, उसको थोड़ा सा काली मिर्च डालना है, थोड़ा सा शुंठी डालना है और थोड़ा सा चीनी डालना है या मिश्री डालना है, और वो रात को सोते टाइम लेना है, जिसमें काली मिर्च और शुंठी हो और मिश्री हो। ऐसा दूध पीने से घर घर वाक्यता जो है वो ठीक हो जाता है। या यष्टि मधु डाल के चाय को पीना है, तो और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के चाय पीना है,
तो और वो भी शाम के टाइम लेना है। तो जो घर 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 आवाज है ना वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। किसी किसी को अचैतन्यता हो जाती है, मतलब उनको हर चीज में अनकॉन्शियस टाइप लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, उनको सब चीज स्लो स्लो हो जाता है। तो उनको क्या करना है कि मरीच लेना है, हल्दी लेना है, गुड़ लेना है, उसको शहद के साथ मिक्स करके चाटन कराना है। या टंकन क्षार जो रहता है उसको, और पिपली, पिपली का चूर्ण और टंकन क्षार, उसको मधु के साथ मिक्स करके चाटन करना है, फिर व्यायाम करना है। व्यायाम करने से ये जो अचैतन्यता जैसा स्थिति होता है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से कफ रोग पे बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि लहसुन का सेवन करना है। इसी तरह से सरसों के जो भी द्रव्य हैं सरसों का सेवन करना है। और एक 3 साल पुराना गुड़ है उसको अगर सेवन कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गाय का दूध जितना पचता है उतना दूध का सेवन कराएं। उसी तरह से पान के पत्ते जो है ना, वो 20 पान के पत्ते, केवल पान के पत्ते, तांबुल, वो केवल चबा चबा के खाना है। और उसके बाद में 1-2 घंटा तक रुकना है और फिर देखना है, तो इतना बढ़िया फायदा हो जाता है। इसी तरह से कंकोल है, इलायची का दाना है, लवंग है, पिपली है, यष्टि मधु है, मरीच है, शुंठी है, दालचीनी, बारंग मूल, इन सब का चूर्ण लेना है, मिश्री के साथ सेवन करना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जिनको कफ जमा है उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह से कफ जमा है, बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो विकृत कफ जमा है, तो उसमें शुंठ है, चित्रक मूल, पिपली, पिपली मूल, चव्यक, इसको खाना है मिश्री के साथ या शहद के साथ। उसी तरह से अजवाइन है, सेंधा नमक है, काला नमक है, इसका सेवन करना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। निर्गुंडी का बीज है, जौ है, पिपली है, इसका सेवन करके मधु के साथ मिक्स करके लेहन की तरह सेवन करना है। या शुंठी है, बारंग मूल है, मधु के साथ सेवन करना है। या जो त्रिधारी निवडुंग होता है, जो स्नोही होता है, उसके कांटे लाके और उसको ऐसे भून देना है, और भुनने के बाद उसका रस निकालना है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं पुटपाक विधि से, उसके जो स्नोही मिलता है ना, आप लोग को मालूम है, कैक्टस टाइप रहता है, वो लेके आके और उसका रस निकालना है पहले, मतलब भून के गर्म करके फिर उसको निचोड़ के ऐसे कूट कूट के और फिर रस निकाल के वह 1 तोला लेना है, मधु के साथ लेना है, टंकन चाट लेके और उसका सेवन करना है, तो खांसी, जुकाम और कफ ये सब ठीक हो जाता है। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण रात को सोते टाइम गर्म पानी के साथ लेने से 3 महीने अगर ले लिया त्रिफला का चूर्ण, तो कफ दोष भी पूरी तरह से वो ठीक कर देता है। इसी तरह से शुंठी, बिबितक और अडुलसा के पत्ते पत्ते रहते हैं वो लेना है और मिश्री के साथ काढ़ा बना के सेवन करना है, तो कफ विकार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से सभी कफ रोगों पे वमन सबसे अच्छा रहता है। उस तरह से अदरक कूट के और उतना गुड़ डाल के मिक्स करके और उसको उबाल के उसका सेवन करें। और दूध का सेवन ना करें, जो कफ विकार है जिसमें दूध जो रहता है हैवी आ रहा है, भैंस का दूध या गाय का दूध भी अगर बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है तो उसका सेवन ना करें, कफ के विकार पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से अश्वगंधा को जला देना है, उसकी राख को शहद के साथ चाटन करना है, और तो इससे ना कफ जो रहता है वो पिघल जाता है, जो म्यूकोलाइटिक जो बोलते हैं ना, वो पूरी तरह से ऐसा काम हो जाता है। और वमन जैसा लघु वमन कराए या मतलब नॉर्मल पूरा हम लोग क्लासिकल वमन कराए, तो वह कफ के लिए सबसे अच्छा इलाज रहता है। जो पेशेंट बहुत वीक है तो उनको सौम्य उल्टी के दवाई दें तो उससे ठीक हो जाता है। और कफ रोग में पथ्य कहे तो वमन, विरेचन, साठे चावल का जो चावल रहता है वो खाएं, फिर तूर का दाल, मूंग का दाल वो खाएं, और पुराना गेहूं का रोटी खाएं, फिर मीठा तक्र पिएं, गाय का घी लें, तक्र का कढ़ी जैसा बना के लें, कुल्थी का सेवन करें, मेथी का सेवन करें, फिर करेले का सेवन करें, परवल का सेवन करें, फिर जो ये चुक्का रहता है जिसको हम लोग चांगेरी बोलते हैं उसका सेवन करें, सूरन का सेवन करें, गाजर का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, और तांबुल का मतलब केवल पत्तों का सेवन। अगर हम लोग सुपारी के साथ और बहुत सारे उसमें कैंथ वगैरह डाल के वो सेवन करते हैं तो वो मंद बुद्धि करते हैं, लेकिन तांबुल भक्षण जो है केवल पत्तों का सेवन, गुलकंद डाल के या मिश्री डाल के तांबुल का सेवन करें पत्तों का, तो वह कफ नाशक रहता है। अपथ्य में कफ वाली बीमारियां जिनको बार बार होती हैं, जिनको फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये जो होता है एडोनाइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो गया, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ठंडा पानी नहीं देना है, दही नहीं देना है, सभी प्रकार का जो खीरा ककड़ी है वह नहीं देना है, दूध का सेवन नहीं करना है, तेल, लड्डू, मिठाइयाँ, चीनी और ठंडा चीज पूरी तरह से बंद कर देना, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देना है।
अब आप लोग बताइए, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। ये एक गाइडलाइन है, बाकी तो आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग और बता सकते हैं। कुछ बताना चाहें तो बताइए प्लीज। अर्चना मैम, आप कफ के रोगों में क्या देती हैं? सर्दी खांसी जुकाम प्रतिशय रहते हैं तो? हाँ सर, यही कफग्नि चिकित्सा करते हैं सर। इस पेशेंट में पूरा त्रिकटु पंचकोल होता है। आपने बहुत अच्छे से बताया सर, इस सब का इस्तेमाल करते हैं सर हम लोग। लेकिन मैंने तो एक मतलब अलग सा ही पेशेंट देखा सर, उसमें सिर बहुत भारी था सर, उसका नेजल कंजेशन था और उसको बार बार मतलब सर्दी खांसी होती थी। लेकिन वो मेरे पास आए थे, बस्ती के लिए आए थे कि मुझे बस्ती करना है, बाकी उन्होंने कुछ मुझे मतलब बोला नहीं। तो जब मैंने बस्ती किया सर, दोषों का इतना उत्कलिष्ट था कि उसको मतलब 3-4 वोमिटिंग हो गए सर, उसको 3-4 लूज मोशन भी हो गए, पूरा कफ निकल गया सर उसका। तो पूरा नेजल कंजेशन भी निकल गया, वो सिर में भारीपन था, चेस्ट में भारीपन था, पूरा निकल गया सर उनका। तो उनको बहुत अच्छा लगा सर। तो ऐसे मतलब उत्कलिष्ट होता है तो दोषों का निकल ही जाता है। वैसे तो हम वमन देते हैं, विरेचन देते हैं, कफग्नि ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसमें तो मुझे ये अच्छा रिजल्ट मिला। बस्ती दिया था प्रणाम मैम। सर्चर तेल का दिया था उसको, और मैंने उसका मतलब स्लीप एपने का पेशेंट था तो उसके ट्रीटमेंट दे रही थी मैं बात की। लेकिन उसको जो सिर में भारीपन वगैरह था तो पूरा निकल गया। जब मैंने पहला ही बस्ती दिया, एक की बस्ती में उसको इतना वोमिटिंग हुआ, लूज मोशन हुआ, पूरा कितना कंजेशन निकल अमाउंट गया। दिया था मैम आपने बस्ती में? क्या क्या? बस्ती का अमाउंट कितना था? बस्ती का अमाउंट 80 ml दिया था, सर्चर तेल दिया था सिर्फ। तो उनका मतलब उत्क्लेश होने के कारण ना हम मतलब नजदीक के मार्ग से निकल जाते दोष, जी, तो जी, जी। पूरा मतलब उनको हल्का लगा। जी। और एक छोटी सी बच्ची 12th में है, तो उसको भी मतलब इतना तंद्रा है, उसमें इतना आलस्य देखती हूँ मैं हमेशा। पूरे कपज ही मतलब उसमें होते हैं, सर्दी खांसी ये वो हिस्ट्री में। और इतना ज्यादा मतलब उसको नींद आती है। तो उसमें भी सर मैंने गूगल कल्प दिए है सर, मतलब उसमें त्रिकटा भी है, त्रिकटु भी है, त्रिफला भी है और गूगल कल्प। तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिला सर मुझे। बाद में उसमें विरेचन दिया सर, वमन तो नहीं किया मैंने उसमें, लेकिन विरेचन दिया तो थोड़ा हल्का फ्रेश लगा सर उसको। थैंक यू सर। ठीक। और कंचन मैम, आप क्या देती हैं शमन चिकित्सा में पतंजलि के योग? कुछ बताइए। कंचन मैम सुन पा रही हैं? जी सर, मैंने एक्चुअली ब्रेक पे सुना आपका लेक्चर आज। बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था सर मेरा। तो शमन चिकित्सा मतलब कफ दोषों के लिए बोल रहे हैं क्या सर? हाँ। तो फिर यहाँ पे मेरा जैसे अजमोदादि चूर्ण है, त्रिकटु है, आरोग्यवर्धिनी है, त्रिफला गुगुल, कांचनार गुगुल, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ शमन चिकित्सा में। थोड़ा सा अभी 2 दिन पहले की पेशेंट है, उनको क्या हो रहा था ना, 71 एज है उनका, तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब सर्दी खांसी और नाक से पानी आना, सब के लिए मैंने शमन चिकित्सा तो दे रखी थी, लक्ष्मी विलास वगैरह चला रही थी मैं, त्रिभुवन कीर्ति चल रहा था, पर उनको ना वो पूरा उत्क्लेशित थे दोष। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट कुंजल क्रिया भी करेंगे तो वहां पे फायदा हो जाएगा। तो सर उनको मैंने 7-8 गिलास पानी पीने के लिए बोला, थोड़ा गुनगुना और नमक डाल के, और पूरा उन्होंने उल्टी किया। तो उनका शाम को फोन आया तो बोले आज तो बिल्कुल मुझे फीवर वगैरह भी नहीं आया, बोले, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, जैसे कि बहुत उत्क्लेशित दोष है तो एक कुंजल क्रिया, जैसे वमन का हम एक स्मॉल पार्ट समझ सकते हैं, वमन तो नहीं होगा वो पूरा, पर कुंजल क्रिया से एटलीस्ट जो गले में, नाक में जो कफ जमा है वो एटलीस्ट पूरा निकल जाता है और पेशेंट को काफी अच्छे से रिलीफ होता है। ये तो मैं करती हूँ। पर शमन चिकित्सा में मैंने जैसे अभी बोला तो उसमें लक्ष्मी विलास है, त्रिभुवन कीर्ति है, ये भी ऐड कर देती हूँ। बहुत बार मैं त्रिकटु, बेहड़ा चूर्ण वगैरह, प्रवाल पिष्टी, ये इसका कॉम्बिनेशन भी बना के देती हूँ सर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी सर। और आशा मैम, आप कुछ बताएंगी, आप लोग कैसे करते हैं कफ के व्याधियों में, क्या इलाज करते हैं आप लोग? जी सर, प्रणाम सर। जैसे काफी कंचन मैम ने और रचना मैम ने बता ही दिया और आपने भी बहुत अच्छे से उपाय बताए। तो नॉर्मली यही रहता है सर, कफ में जो भी तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य रहते हैं वो यूज करते हैं। त्रिकटु हो गया, त्रिफला हो गया, या फिर नॉर्मली ना सर इसमें सद्य वमन या लघु वमन ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ पे कफ का उत्क्लेश हो तो शमन चिकित्सा पहले देने से पहले भी अगर थोड़ा सा मैं नॉर्मली अगर ज्यादा रहेगा ना तो उसमें सिर्फ सेंधव नमक ज्यादा, मतलब 1 ग्लास में 4 से 5 चम्मच तक सेंधव नमक मिला के पेशेंट को लघु वमन करा देती हूँ। फिर उसके बाद शमन औषधि में कुछ भी मतलब त्रिफला, त्रिकटु, केशोर गुगलू भी काम अच्छा करता है। लघु वसंत मालती साथ में देती हूँ, क्योंकि अगर एजेड पेशेंट रहा तो उसमें काफी कफ के उत्क्लेश के कारण उनमें क्षीणता रहती है, तो थोड़ा सपोर्टिव रहता है। और आरोग्यवर्धिनी
त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, इन सब का काफी बढ़िया रिजल्ट मिला है सर मुझे। और एक प्रयोग मैं जरूर से कराती हूँ, जैसे कि पेशेंट में ना कफ का उत्कलेश होने के साथ साथ निकल नहीं पाता है, तो एरंड पत्र को थोड़ा गरम करके और एरंड तेल से ही थोड़ा लेपन करके फिर छाती पे लगाने के लिए बोलते हैं, पार्श्व में लगाने के लिए बोलती हूँ और नाभि के नीचे वाले पोर्शन में लगाने के लिए बोलती हूँ। तो उससे सर कफ थोड़ा डिजोल्व होके, मतलब लूजन अप होके अच्छी तरह से वो निकल जाता है। जी मैम सर। एक बार रिपीट कर दी, कौन से एरियाज में लगाती हैं? सर चेस्ट और ये जो पार्श्व रहते हैं ना वहां पे, और नाभि के नीचे अधोदर में। मैम कितनी देर लगाते हैं? सर मैं तो पेशेंट को बोलती हूँ रात को लगा के ऐसे टाइप करके सो जाओ, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं क्रॉनिक कफ का उत्कलेश लेके आते हैं, तो उनमें सर नेक्स्ट 2-3 दिन अगर ये करा है ना तो कफ इजीली डिसॉल्व होके निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने जैसे लघु वमन करा दिया या फिर नॉर्मली सिर्फ ये त्रिकटु या पंचकोल वगैरह दे के भी, अजमुलादि वगैरह दे भी दिया ना, तो भी उससे भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और एक वासा अवलेह साथ में जरूर से चलाना चाहिए इसमें। वासा का काफी बढ़िया रोल है, जैसे कि खराश रहती है ना तो वो रोपण भी करती है और कफ को निकालती भी है। जी सर। थैंक यू मैम। और सर वात प्रधान और वात कफ प्रधान जो अस्थमा होता है उसमें भी हम सर स्नेह स्वेदन देके चेस्ट पे वमन देते हैं सर, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जब पक्वाशयस्थ कफ होता है सर प्रवाहिका में, तब उसमें भी हम मदन फल का बस्ती देते हैं या मोचो सिद्ध दूध का बस्ती देते हैं, तो तब भी अच्छा रिजल्ट मिलता है सर उसमें। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अब डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, अगर आप फ्री हो गई हैं तो आप कफ की व्याधियों में कैसे इलाज करती है, थोड़ा बताएंगी मैम? मनीषा मैम, आप फ्री हैं तो बताइए। जी सर, थोड़ी सी बिजी हूँ सर। ठीक है, आप अब बाद में बताइएगा। हम तब तक राजेंद्र सिंह जी से पूछते हैं। सरदार जी, राजेंद्र सिंह जी। नमस्कार सभी वैद्यजनों को। आपसे सर। हाँ जी सर, मैंने ना अपना प्रॉब्लम बताता हूँ। एक मैंने मतलब इसका फैन तो हूँ ही मैं आयुर्वेद का पूरा। मैंने पिछली 21 तारीख को ना पूरे डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर था उसकी देख रेख में पवन कर्म कराया पूरा प्रॉपर चैनल से। पंचतिक्त घृत खाया या जो भी और उसका था। उसने मेरे हार्ट का भी टेस्ट टूस्ट करवाया भी मैं इसके योग हूँ या नहीं। पर मैं इंसुलिन लगाता था, वो मेरा बहुत बढ़िया हो गया सारा कुछ। इतवार को कराया, सोमवार निकल गया। तो पहले चावल का पानी पीना था, तो दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा चावल। और डॉक्टर ने, जब मैं उसकी देख रेख में कर रहा हूँ तो उसने मेरे को बताया नहीं, मैं कुछ खाया तो था ही नहीं भी इंसुलिन लगाते रहना थोड़ा। तो मेरा शुगर हाई हो गया। जब चेक किया हाई यानी 600 से बाहर हो गया। उसके पास गए ना मंगलवार को, तो उसने सर आगे हॉस्पिटल भेज दिया मेरे को, भाई आप वहाँ चले जाओ। तो उन्होंने मेरे को एमरजेंसी में दाखिल कर लिया। दाखिल करके वो जो एलोपैथी वाले करते हैं उन्होंने मेरे पेशाब वाले रास्ते में पाइप डाल दिया जहाँ, और सारा कुछ। तो दूसरे दिन मैं बोला मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा जो पाइप है इसकी मेरे को परेशानी है। तो उन्होंने निकाल दिया सर। वहाँ इन्फेक्शन हो गया। मैं अब बहुत दिन से घर पे पड़ा ही हूँ, यानी फिर सर्जरी करनी पड़ी नहीं। उन्होंने ऐसा हुआ मेरे साथ पिछले दिनों। प्रणाम सर। बोलिए बोलिए, किसको प्रणाम बोलिए, सर को कि मेरे को? हाँ जी सर, आप पहले आपको फिर उनको। हाँ, उनसे पूछिए। सरदार जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं मैम? हाँ जी, पूछो जी पूछो। हाँ आवाज नहीं आ रही नेटवर्क। सर, आप डायबिटिक हो, आप मधुमेह के पेशेंट हो? हाँ जी हाँ जी, 2015 से हूँ। अच्छा, तो वो वमन से कराने से, प्रोसीजर कराने से पहले आपका क्या स्टेटस था? कंट्रोल्ड रहती थी या मतलब अनकंट्रोल्ड ही थी, क्या था स्टेटस? इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। मेरा कई बार नीचे भी चला जाता है, कई बार ज्यादा। बाकी मेरा दिनचर्या पूरा सही था। मैं सैर वगैरह करता हूँ 5-7 मतलब किलोमीटर। टोटली आप इंसुलिन पे ही हो के मतलब इंसुलिन और मेडिसिन दूसरी ओरल हाँ, दोनों चल रही है? साथ में टैबलेट भी थी, चलती थी। तो उसके साथ भी कंट्रोल्ड थी शुगर? नहीं ऐसा है, मतलब आप रोज एक्यूरेट एक पॉइंट के ऊपर तो आती ही नहीं कभी भी। मतलब ठीक है, मेरे सारे टेस्ट हुए हैं जो भी मैं रूटीन में कराता रहता हूँ ना 3-4 महीने बाद।
वो सारे उन्होंने चेक किए भाई। सर मैं उन टेस्टों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके शुगर लेवल की बात कर रही हूँ। वो कंट्रोल्ड विद इन रेंज रहता था आपके इंसुलिन और ओरल मेडिसिन के साथ या नहीं? नहीं, वो अप डाउन रहता है, कभी एक सार नहीं आता। तो फिर आपने ये जो चिकित्सक जिसने करवाया आपका वमन, उसको बताया था कि मेरा स्टेटस ये रहता है? नहीं, मैं बताया सारा टेस्ट वगैरह, उसने मेरे से बाद पहले हार्ट का करवाया टेस्ट वगैरह, इको करवाई, ईसीजी करवाई, भी मेरा सब कुछ ठीक है। बीपी जब मैंने पवन कर्म कर रहे थे मेरा बीपी बिल्कुल सही था, थोड़ा सा बड़ा था, वो बाद में सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। जी वो सर। बस उसकी गलती इतनी रहेगी। और मैंने अब जो मतलब अपने आप इलाज करना खतरनाक होता है, मैं देख रेख में ही कराया था उसके पूरा, मतलब किसी के देख रेख में। वो अगर वो बोलते मेरे को भी आप टीका लगाते रहना, वो हाई हो गई, उसकी वजह से मैं अब समझ लो भी 21 तारीख से। अच्छा, तो उस दौरान मतलब आपने क्या, नहीं ये तो उन्होंने बोला नहीं कि टीका लगाते ही रहना, क्या ये हाँ, बोला कि बंद कर देना? नहीं, वो मैं जब भवन कर्म करवा के आ गया इतवार को, तो उसमें उन्होंने बोला भी चावल का पानी ही लेना है, मतलब पहले दिन हाँ? दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा चमचा चमचा, क्योंकि वो मतलब हो जाती है ना, जो भी थोड़ा खाने को दिल नहीं करता। तो और मेरा दूसरे दिन भी सोमवार को भी अ, अंदर से जैसे सरोवर में जलब लगा होता ना, हरा हरा, तो पानी निकला मेरे घर पे भी, यानी वो तो बिल्कुल सही हो गया था। बस वो जहाँ मेरा टाइम खराब था, अभी आगे आगे मतलब आगे वो डॉक्टर मेरे को जो जहाँ ये जो मतलब है, वो जो एलोपैथी वाले हैं, वो तो बस एक सामने ही बना लेते हैं। मेरे सारे ज्ञान इंद्रिय काम करते थे, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब वो बस उन्होंने रोग मेरा बढ़ा दिया। नहीं, लेकिन से बात तो एक मतलब जो मोटी सी एक सिंपल सी लेमैन के समझने वाली भी बात मेरे को तो इतनी समझ आ रही है इसमें कि आपने बिना किसी मतलब डॉक्टर ने आपको पर्टिकुलरली ये नहीं कहा था कि आप बिल्कुल ये बंद कर देना, इंसुलिन भी हाँ बंद कर देना, हाँ ओरल भी बंद कर देना। वो आपने हाँ अपने मन से किया, ठीक है। और जबकि और एक तो होता है ना कि आपकी कंट्रोल्ड बिल्कुल चल रही थी, ठीक है, हाँ। फिर भी मान ले, वो भी ओरल मेडिसिन अकेली होती तब मानते, आप इंसुलिन पे थे और उसके बावजूद आपका अनकंट्रोल्ड शुगर चल रहा था। तो ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस था कि आपने बिल्कुल बंद कर दिया, एकदम से बिल्कुल स्टॉप कर दिया। चलो तो वो तो ये हाँ, ऐसा है तो वो तो आगे जो वो उतनी बड़ी बात नहीं थी। आगे जो वहाँ जो दीपक हॉस्पिटल में गए हैं ना, वो 5 दिन उन्होंने मेरे को आईसीयू में रखा। मेरे साथ में एक 63 साल का आदमी था, मैं तो 54 साल का हूँ। वो उसकी शुगर भी हाई थी। उसको पहली बार पता लगा जब वो अपना आया पैदल चल के, या जो भी अपने बच्चों के साथ, तो उसको वो बोलते पाइप, उसको कहता मैंने नहीं लगवाना पाइप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसकी 600 से ऊपर थी, हाई थी। वो सुबह तक वो उन्होंने टीके ग्लूकोज में लगा लगा के 150 कर दी थी। बात ये चक्कर। जी सर, चलो हाँ, ठीक है। हाँ। अरविंद सर, जी बताइए। सर इसमें ये तो हो गया मतलब अगर वैसे देखें मतलब क्लिनिकली कि हाँ भाई उन्होंने मेडिसिन बंद की, वो तो एक हेतु था ही। लेकिन अगर हम इसको और कोई दोषों के हिसाब से कुछ कह सकते हैं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ? तो इनके मेन सिम्टम क्या थे? सर किस वजह से करवाया ये तो मेरे को भी नहीं पता, इन्होंने नहीं नहीं क्यों। सर, मेरे को मैं बताता हूँ ना, मैं लेक्चर वगैरह सुनता ही हूँ भी। अगर वमन कर्म करवाएं तो इंसुलिन छूट जाती है, मैं उसके चक्कर में था भी, ये टेपर डाउन नहीं, हो ऐसा जाए। नहीं होता है। वमन से शुगर कम होता है, लेकिन इंसुलिन छूट जाती है ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप उसके अल्टरनेट में आयुर्वेद का कुछ दवाई लीजिए, जैसे गुड़ हाँ जी मार हाँ के जी कल्प लीजिए, ऐसे कुछ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेकिन हाँ वो जी। ठीक हो जाएगा और छूट जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ जी सर, मेरा बाकी सारे पैरामीटर ठीक है। मेरा सिर्फ HC1C है जो 3 महीने बाद कराते हैं, वो तो बाकी सारा कुछ जो भी होते हैं ना टेस्ट, जो पैरेलल कराता रहता हूँ मैं। जी तो पहले 85 किलो भार था, मेरे को 72 किलो पे पता लगा था, चला मतलब वो 2015 साल में। फिर जी। बहुत कम हो गया था बाहर। तो ये एलोपैथी वाले इसको टाइप 1 ना टाइप 2, इसको लाडा बोलते हैं, डेढ़ डेढ़ नंबर बोलते हैं वो अपनी भाषा में, जो भी है।
वो बेड पे पड़ गई, मेरे 54 किलो रह गया था। फिर वो डॉक्टर बोले भी आप इंसुलिन लो, गोलियों से कंट्रोल नहीं होती, ये चक्कर। तो क्या है ना, आप इसके लिए वो मधु ग्रेट वगैरह कंचन मैम बताती है ना पतंजलि का, वो लेके देखिए। नहीं मैं लूंगा सर, अब ठीक हो जाऊं मैं बस। तो हाँ मतलब वो बहुत जानी, वो डॉक्टर भी मानता है भी। मतलब अभी मैंने बताया आगे वाला भी, मैं कहा यार ये मेरे को चलो जो बाकी लास्ट में तो यही समझना पड़ता है भी जो किस्मत में होता है, जहाँ जिसका देना लेना। मान लो रास्ते में चलते एक्सीडेंट हो जाए तब भी तो आदमी सब्र संतोष करता ही है। जी सर जैसे वमन करते हैं ना, तो वमन करने से रुक्षता बढ़ती है ना, क्लेद निकलता है, कफ हाँ जन जी। संप्राप्ति कम होती है। तो अभी क्या होता है ना कि जैसे कोई डायबिटिक का पेशेंट है, उसको आपने वमन कराया, तो उससे क्या है, वो वात जन जो संप्राप्ति रहती है ना, मतलब वो बढ़ जाएगी। तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज का, हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा। उसमें क्या होता है, जब शुगर शूट अप करती है तो अंदर रुक्षता रहती है, ओस्मोलैरिटी ज्यादा बड़ी रहती है, तो उसके कारण आदमी कोमा, जो वायु की संप्राप्ति रहती है, उसमें जा सकता है, मतलब जो वायु का जो प्रकोप रहता है। तो आपका ये हो सकता है कि शुगर शूट अप कर गई हो और आपके जो पैरामीटर्स है ब्लड के, वो हाइपर ऑस्मोलर कोमा की तरफ जा रहे हो, इसलिए आपको आईसीयू में ले गए थे शुगर कम नहीं करने सर, के लिए। मैं तो इस चीज का ही शुक्र करता हूँ परमात्मा का भी मेरा कोई किसी अंग पे नहीं पड़ी, कोई आंख पे या कुछ भी हो जो भी जानी। तो ऐसा है फिर भी जानी, मतलब बस वो वही है भी वो पाइप की वजह से, नहीं तो 2 नहीं 3 दिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो वो बाकी वो बात सही है भी, पानी कम होने में प्यास बहुत लगती है, यानी मुंह सूखता था मेरा, जो भी है बिल्कुल सही। जी, तो क्या होता है कि जैसे अभी डायबिटीज में लंबे समय में क्या होता है, आदमी के अंदर पानी कम ही रहता है। आप देखोगे ना, आपकी स्किन सूखी हुई होगी, वो भले लंबे समय में हुआ है। तो हाँ जी। वो चीज क्या है, अगर जैसे अगर इंसुलिन छोड़ दिया और शुगर शूट अप कर जाए ना, तो वो हाँ जी। प्रकोप में आ जाता है, वो एकदम हाँ से जी, मैनिफेस्ट कर बिल्कुल लेता है। बिल्कुल सही बात है। मैं पहले तो तभी फिर आके मैं ज्वाइन हुआ दोबारा, यानी 4-5 तारीख को मेरे को लगता है अप्रैल को गया था। तो फिर मैं अभी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा हूँ, फिर बात करने लगा, पार्टिसिपेंट करने लगा, तो बस आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। और एक दूसरी डायबिटीज के 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दूसरा ऐसा नहीं कि आप इंसुलिन लेंगे तो चकाचक बढ़िया रहेंगे। हाँ इंसुलिन जी। लो, शुगर कितनी भी टाइटली कंट्रोल लो, तो भी किडनी तो खराब होती होती है। इंसुलिन किडनी को तो नहीं बचा सकता, इंसुलिन बस शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन लिपिड, डायबिटीज में होता क्या है, सारी चीजें खराब हो जाती है, मतलब बॉडी आम बनाती है और उसको यूज नहीं कर पाती है। चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे ग्लूकोज हो, तीनों चीजें गड़बड़ रहती है। जैसे आमतौर पर हम बोलते हैं ना कि हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो लिपिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, फिर वाटर, मिनरल्स, विटामिन, इस तरह से ये पढ़ाया जाता है 10 बॉडी। 10 10 मुहा सांप है सर, 10 जगह मारता है। हाँ जी। जी जी, तो क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, मतलब आपके ग्लूकोज का खराब होगा, लिपिड खराब होगा, प्रोटीन। अभी क्या है, ग्लूकोज तुरंत ऊपर नीचे होता है, इसलिए उसको मेजर करते हैं। हाँ तो जी। हाँ जी। लिपिड और प्रोटीन टाइम से, जैसे प्रोटीन क्या पहले पेशाब में लीक करेगा, फिर हाँ जी। निकल जाएगा, बॉडी रिटेन नहीं कर पाएगी प्रोटीन, फिर हाँ लिपिड जी। बढ़ा रहेगा, उसके कारण धीरे धीरे तो एथीरोमास बनेंगे, इधर उधर डिपॉजिट होगा नाड़ी, वो आर्टरीज में। तो हाँ तो सर अभी एक और चीज होती है इसमें, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अभी मुझे हाँ एग्जैक्टली नहीं मालूम कि इसको कैसे इसमें समझाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, आम ज्यादा बड़ा रहता है बेसिकली, हाँ और हाँ जी। दोनों ही कंडीशन में रुक्षता रहती है। तो जो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उन्होंने ये पाया गया है कि वो पानी चढ़ाते हैं, मतलब सलाइन चढ़ाते हैं या आरएन हाँ जी। चढ़ाते हैं, जो भी, हाँ जी। और उसके साथ शुगर रहता है, लेकिन शुगर बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, तो शुगर भी देते हैं और ग्लूकोज भी देते हैं। हाँ उनके जी। पास इतना ही ट्रीटमेंट है कि नहीं शुगर सर, देंगे ये और बिल्कुल ग्लूकोज भी सही। देंगे और पानी अपने देंगे। अपने ग्रुप में एक सरोज मिश्रा सर थे, उन्होंने मेरे को, मैं फल त्रिकादिकवात वो लेता रहता हूँ, वो मेरे जो मैं दूसरा सारा कुछ रूटीन में चेक करवाता हूँ ना, 3 महीने वाला नहीं, वो मैं 4 महीने पे लेके जाता हूँ। तो उसमें सारा ही चेक करवा लेता हूँ, तकरीबन मेरा ठीक है, यानी एक्टिविटी और ज्ञान इंद्रिय और बाकी मैं सैर जरूर करता हूँ, यानी सैर का मेरे को मतलब जरूरी है। मैं बचूंगा ही तभी अगर मैं सैर सैर करता रहूंगा। तो सर जितना जितना मेरी समझ है कि आपकी जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, जो आर्म रिलेटेड डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, वो आपके नित्य विरेचन से
कंट्रोल में रहेंगे। और जो हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक कोमा है, शुगर इसलिए बढ़ जाती है, अंदर नहीं जा रही, तो वो पानी और स्नेहन धीरे धीरे लघु, मतलब कैसे भी, जब आम आपका क्लियर होगा उसके बाद आपको धीरे धीरे लेना होगा शुगर कंट्रोल के साथ। तो इतनी समझ है, बाकी हमारी टीम है। नहीं, अब जी। मैं पाठक सर से या सभी से, मतलब मेरे को मैं विनती करता हूँ, मेरे को ट्रीटमेंट कोई बना के, ठीक अनुविता है, तो मैम या हम ना जितने, आपका केस टेकिंग करेंगे सर, अच्छे से केस ठीक है टेकिंग सर। करेंगे। अब बात करेंगे एक सर, अगर चलते चलते माता जी के टेस्ट करवाए थे, उनका ब्लड यूरिया ज्यादा आया है, उनको कौन सी और मेडिसिन? क्रेटिनिन भी बढ़ा है क्या? नहीं, क्रेटिनिन मेरी माता का मेरे को लगता 93 है, 0.93 है, बिल्कुल सही है। बाकी पहले तो और क्या सिम्टम है सर यूरिया बढ़ा है तो? वो उनको ना चलने में घुटनों में दर्द रहता है ज्यादा, बस वो चलने फिरने में तकलीफ है। बाकी वो जो पेट वाला अपने 5-6 महीने चलाया था ना, वो अब माता पेट का नहीं ज्यादा बोलती, वो ठीक हो गया है। वो मेरे को लगता पथरी वाला भी, कवात, वर्णो आदि कवात वगैरह सारा ट्रीटमेंट चला था, वो तो ठीक सर वही है। थोड़ा जी आगे बेटा 8 बजे। म्यूट रखिए, म्यूट। हाँ जी पाठक सर। हाँ, तो आप इसमें गोक्षरादि गोकुल चंद्र प्रभावती यही सब दे दीजिए, हाँ और जी, थोड़ा सा विरेचन करा दीजिए, यूरिया ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है सर। रेचन के लिए त्रिविक्रम लेहम ले आऊं सर? हाँ, ला दीजिए सर, और ठीक है मूत्रल सर। दवाइयाँ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चंद्र प्रभा गोरक्षादि गूगल वो दे हाँ, देता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, बस फिर ठीक है यूरिया सर। पूरा ठीक हो जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर। करम कृपा। जी, ओके सर, ओके जी, अभी मेहरबानी। मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है आज का लेक्चर का, कल का। हाँ जी, अभी मैंने जो पहले बताए थे वो भी अभी धीरे धीरे कर दूंगा, ठीक है? सर ठीक है मुझे एक छोटी सी ओके। डाउट पूछनी थी। प्रणाम सर। हाँ हाँ, बोलिए। मैडम आप पहले पूछ लीजिए, मैडम आप पूछ लीजिए पहले। हाँ, सुनीता मैम। कोई बात नहीं सर, आप पूछ ले, कोई बात नहीं, बोले। सर आपने ये बोला ना, पूछिए दही सर। मना करा था, दही मना करा था क्योंकि वो कफ बढ़ाता है, लेकिन हाँ, आपने छाछ के लिए बोला था कि ले। क्योंकि छाछ में मंथन संस्कार होता है, अग्नि संस्कार होता है। ओ, सर कुछ लोगों को छाछ भी कई बार ठंडा करता है, तो नहीं तो वो दही को ही पतला करके वो लोग दे देते हैं, तो वो छाछ ओके, होता है, अच्छा अच्छा दही होता है। जी। जी, सर मिल्क को नाइट में लेने से भी कफावर्धक रहेगा क्या? अगर तक्र के हिसाब से मंथन संस्कार करके ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करता। हम लोग कैसे करते हैं, एक पाव सर दही जो 2 लीटर जिनका पानी में। गला बैठा रहता है उन्हें तक्र सूट करता है क्या? नहीं तक्र तो वो पी हम सकते हैं उसको जिनका कड़ी गला बैठा कड़ी जैसा बना देते हैं, बॉईल कर देते हैं, नागपुर में कड़ी रहता है ना, वैसे देते हैं। सर है? उसको कड़ी ना बना दी, घी और मतलब बॉईल करके तो तक को ले सकते हैं। बॉईल करके और उसको घी से संस्कारित करिए, थोड़ा हींग डाल के संस्कार करके दे दीजिए। जैसे तड़का आपने तो एक बार लिखा था ग्रुप में, तड़के राइट राइट, जी, हाँ। तो ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू मैम। बाकी अब थैंक हम यू सर। 8:15 पे बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी सर लोग। बस एक बात पूछनी थी आशा हाँ, मैम से। आशा हेलो मैम हेलो आपसे जी, जी पूछिए। बोलिए प्रणाम मैम, मैम। जी बोलिए मैम, मैम, वो प्रणाम। ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था जब आप बता रहे थे कुछ, उसमें एक बात जो सुनी थी वो मेरे को पूछना था। जी सद्य वमन जो आप कह रहे थे कि पानी में, 1 गिलास पानी में 5 चम्मच सेंधा नमक, है ना, आप यही जी, बोला था? हाँ जी मैम, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, हाँ जी मैम। सजीवन बोलते तो हैं उसको। इतने से हो जाता है मैम वमन इससे? मैम जहाँ कफ का उत्क्लेश जैसे बोलते हैं ना कि 99% से सिर्फ 100 की तरफ जाने वाला होता है, कफ ऐसे जमा हुआ है, बस उसको निकालने के लिए वी हैव टू जस्ट उसको थोड़ा एग्रीवेट करना पड़ता है, तो वो जो इंजेक्शन बोलते हैं ना वो हो जाता है इससे। बाकी तो आपको मैम क्लासिकल वमन ही कराना पड़ता है अगर क्रॉनिसिटी है तो, लेकिन इसमें मैम इसमें स्नेह पान नहीं कराते हैं? नहीं मैम, मेरे ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं ना मैम, वो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत 4-5 दिनों से ऐसे हो रहा है कि कफ निकलना चाहता है लेकिन निकाल नहीं सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जमा हुआ रहता है, गले तक आ रहा है लेकिन अंदर से नहीं वो निकाल पा रहे हैं, वो तो है मैम, तो उसमें मैम निकल एसिडिटी जाता है इससे। एसिडिटी के पेशेंट होते हैं ना, उनका भी हाँ, जब उत्क्लेश होता है तो इजीली निकल जाता है मैम, उनको इतना निकल जाता है इजीली, अच्छा रिलीफ वो मिलता है, 5-10 मिनट काइंड में ऑफ रिलीफ आशा मिल मैम, जाता है। ये काइंड बहुत ऑफ आशा मैम लेखन आपने करता है। आशा मैम आपने 1 गिलास में 4-5 चम्मच कहा था सेंधा नमक, तो ये जी कुछ ज्यादा खारा नहीं हो जाएगा? वो पेशेंट पी पाते हैं इतना खारा? वही वही मैम, वो उसकी वजह से ही तो वेग आते हैं ना, जैसे आपने पेशेंट को बोल दिया कि आपको सुबह उठ के ये लेना है, तो उसको सुबह सुबह ही वॉमिटिंग के वेग आना शुरू हो जाते हैं, जो हम कफ काल बोलते हैं ना उसमें।
है ना। उसके बाद पी फिर आप पाते हैं उसको पेशेंट? त्रिफला घृत दे दीजिए, यष्टिमधु घृत दे दीजिए, तो वो सपोर्टिव मेडिसिन के काम के तौर पे काम करता है। तो उसका जो भी इंटरनल हीलिंग होना होता है वो भी हो जाता है, और लेखन की वजह से कफ भी निकल मतलब जाता है। उसके बाद आप शमन होने के औषधि बाद दीजिए। देना है? हाँ, वमन होने वमन के होने बाद के बाद आपको देना है देना है। ना त्रिफला घृत वगैरह? जी जी मैम, एक बार अपना काम हो जाए ना कि भाई कफ को निकाल देना है खींच के, क्योंकि हाँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं ना मैम, शमन औषधि देते रहो 1-2 महीना तक भी चला जाता है, कभी कभी तो रिकरेंस होता रहता है। हाँ। तो उनमें आप एक बार देके देखिएगा, बहुत मिरेकुलस रिजल्ट मिलते हैं मैम। लेकिन तो पी मैम लेते हैं मैम इसमें सच में जैसे पेशेंट वो इतना खारा? पी 4-5 लेते हैं मैम, चम्मच बहुत है। 4-5 अच्छा। चम्मच, मतलब इतना खारा हो जाता है ना कि आप ज्यादा पी भी नहीं पाते। आप आधा ग्लास तक पियोगे ना, हाँ। वहां से उसको इरिटेशन सेंसेशन होने लगती है। और ओके। हमारा हेतु तो यही मैम है वमन का, तो मेन को निकालना कफ को। तो एक दिन पहले आप कुछ थोड़ा सा वो दही वगैरह भी खाने को नहीं बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं मैम, नहीं मैं नहीं बोलती। इस खिचड़ी में थोड़ा सा घी डाल के ऐसा शाम को, जैसे हम वमन में कराते हैं ना, वैसा स्नेह युक्त हाँ। आहार देने के लिए, लेने के लिए बोलती मतलब हूँ। एक रात पहले। ओके। जी। अच्छा मैम, इसमें जब जैसे एक बार में मतलब काफी निकल गया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 50-60% निकल गया, तो अगले दिन दोबारा भी दे सकते हैं? एक आध नॉर्मली दिन मैम के लिए जैसे और दे सकते हैं? नहीं मैम, मैं ज्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर क्या क्या ना, बार बार ऐसे वमन सद्य वमन कराने से ना वो इरिटेशन ज्यादा फिर कहीं कहीं वो छिल भी गेहूं जाता का है ना, उदीरण हो गया तो ना, वो नवेगा हाँ में। उदीरण हो जाता छेदन है, वो नहीं ज्यादा, कराना मतलब चाहिए। छेदन। हाँ, छेदन भी हो ठीक है, जाता है, तो वो नहीं उसके बाद मतलब एडवाइजेबल है। शमन से ही करें मतलब? जी जी मैम, ठीक। ये तो क्या है, थैंक बहुत यू मैम, पेशेंट अगर कंप्लेन थैंक कर यू। रहा है कि नहीं निकल रहा है तो उसके लिए है, बाकी मतलब तो भरा पड़ा है अंदर, उसको फीलिंग आ रही है, और आपको अस्कल्टेट करते हो उससे भी लग रहा है कि अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जी निकल नहीं रहा उस कंडीशन में। जी जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू। सभी लोगों का और क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। थैंक तो पीडीएफ देखिए आप लोगों को क्या यू। समझ आ रहा है, जिसको नहीं समझ जी आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।